हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं कृष्णा सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा स्टडी मस्ती पे। तो वीडियो में अंततः देखिएगा। आज जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो उत्तर प्रदेश यूपी टेट पुनः परीक्षा 2021 में जो हुआ था वो आपको पेपर लेके सामने उपस्थित है। हिंदी है 1 से 5, भाषा 1 हम लोग इसमें देखने वाले हैं। परीक्षा तिथि भी आपको यहाँ पे दिखेगी। 23 जनवरी 2022 को एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग सीधे अपने सेशन पे आते हैं। और अगर हाँ चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हम जब भी वीडियो अपलोड करें न्यू वीडियो तो आपको नोटिफिकेशन के रूप में देखने को मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का ये सेशन को स्टार्ट करने से पहले किसी ने क्या खूब कहा है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि ओके। चलिए, तो किसी ने क्या खूब कहा है कि भूल होना प्राकृतिक है। ठीक है, क्या है? भूल होना प्राकृतिक है, मान लेना संस्कृति है। भाई अगर आप मान ले रहे हैं कि हमसे भूल हुई है तो ये अच्छी बात है। और सुधार लेना प्रगति है। ठीक है, अगर आप जब तक किसी चीज़ को सुधारेंगे नहीं, अगर आप उसी में रमे हुए हैं तो जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में आपका बहुत भारी लॉस होने वाला है। तो ये सब चीज़ों से आपको क्या है, सुधार लेना है अपने आप को। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग और ये स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन 1। इसका आंसर आप लोग तो देख ही लिए होंगे, लेकिन फिर भी मैं 1 से स्टार्ट करता हूं और बिल्कुल सीरियल नंबर से एक एक क्वेश्चन को हम लोग करते हुए चलेंगे। बोला है कि अंगा का उच्चारण मान होता है, क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि मूर्धन्य होता है, बी कह रहा है कि कंठोस्थ होता है, सी कह रहा है कि नासिक्य होता है और डी कह रहा है कि कंठ तालव्य होता है। अगर हम बात करते हैं अंग की, तो अंग की अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा क वर्ण, च वर्ण ऐसे होता है ना, तो अंग जाके आएगा क ख ग घ अंग। ठीक है, 5वां वर्ण आएगा और यह होता है नासिक वर्ण। नासिक और कंठ से बोला जाता है। ठीक है, लेकिन नासिक और कंठ इसमें कहीं दिया नहीं है, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर सी जो कि इसके बिल्कुल करीब है, ये सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अंग का जो होता है वो क्या होता है, तो नासिक वर्ण होता है। ठीक है, कंठ प्लस नासिक से बोला जाता है अंग। जितने पंचम वर्ण होते हैं, हर वर्ग के पंचम वर्ण जो होते हैं वो नासिक बोले जाते हैं। ठीक है, नाक से बोले जाते हैं। देखिए अंग, इय, ड़, न। ठीक है, तो ये कैसे वर्ण है? नासिक वर्ण है। ठीक है, देखिएगा दिए गए विकल्पों में अंगों का उच्चारण अंश नासिक होता है, वर्णों का उच्चारण स्थान निम्न। जैसे दिया है क। ठीक है, अब दिया है यहाँ पे कंठ। कंठ से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं, तो अ, आ, फिर उसके बाद क वर्ग आएगा, विसर्ग आएगा और ह आएगा। ये सारे वर्ण कैसे बोले जाते हैं, तो कंठ से बोले जाते हैं। फिर आता है तालु। तालु की अगर बात करते हैं तो छोटी ई, बड़ी ई और उसके बाद आता है च वर्ग, य और बड़ा स आएगा। तो ये वर्ण कैसे हैं, तो तालु से बोले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है मूर्धा। मूर्धा की बात करते हैं तो री आएगा, ट वर्ग आएगा, रो आएगा और फिर स आएगा। ठीक है, मूर्धन्य ष जिसको बोलते हैं। तो ये जो आएगा किसे कैसा वर्ण है, तो ये सारे वर्ण मूर्धा हैं। उसके बाद आएगा दंत। दंत की बात करते हैं तो त वर्ग रहेगा, ल रहेगा और स रहेगा, छोटा सा। तो ये कैसे हैं, दंत से बोले जाते हैं। फिर आता है ओट्स। ओट्स की अगर बात करते हैं तो छोटा ऊ, बड़ा ऊ, उसके बाद आएगा प वर्ग। ठीक है, तो ये कैसे हैं, ओट से बोले जाते हैं। कैसे? ओट से। अगला है फिर उसके बाद देखिएगा नासिक, नासिक्य अंग। ठीक है, तो इसमें आपका हो जाएगा जितने भी पंचम वर्ण होते हैं याद रखिएगा। अंग आएगा, ठीक है, अंग आएगा, अंग, ड़, इय, ड़, न, म। ठीक है, तो ये कैसे वर्ण है, तो ये पंचम वर्ण आते हैं। फिर आता है कंठ तालु। कंठ तालु से ए आएगा और अ आएगा। कंठोष्ठ,
कंठ तालु से ए आए, अकंठ ओष्ठ मतलब कंठ और ओष्ठ से ओ आएगा, औ आएगा। दंतोष्ठ, दंतोष्ठ से व आएगा, ठीक है। और उसके बाद आता है ईया। ईया की अगर बात करते हैं तो तालु प्लस नासिका होता है, और की बात करते हैं तो कंठ प्लस नासिका होता है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको सारे वर्ण याद रखने हैं, क्योंकि ये वर्ण काफ़ी हद तक हर एक एग्ज़ाम में, किसी भी अगर आप टीचर एग्ज़ाम में जाते हैं 1 to 5 में, तो वहाँ आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? 4 गज मलमल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि परिणाम बोधक है, बी कह रहा है कि गुणवाचक है, सी कह रहा है कि संख्यावाचक है, और डी कह रहा है कि सर्वनामवाचक है। अगर हम बात करते हैं 4 गज मलमल, तो यह कैसा है? तो परिणाम बोधक है। कैसा है? परिणाम बोधक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 4 गज, जो 4 गज है ना, 4, इसमें ये बिल्कुल कंफर्म है कि 4 है, 5 है, 6 हो गया, ठीक है। तो ये कैसे है? परिणाम बोधक है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 4 गज मलमल में परिणाम बोधक विशेषक है जो संज्ञा या वर्तमान की विशेषता को बताता है। संज्ञा या सर्वनाम, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, सर्वनाम हो या संज्ञा हो, जो इसकी विशेषण बताता है उसे विशेषण कहते हैं। 4 गज मलमल, जिसमें 4 गज निश्चित परिणामवाचक विशेषण है, क्योंकि इसमें निश्चित मात्रा का बोध हो रहा है। विशेषण के मुख्य 3 भेद होते हैं: सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। तो ये 4 आते हैं। इसमें हम लोगों का कौन सा है? तो परिणाम बोधक वाला है, ठीक है। परिणाम बोधक विशेषण, जिन विशेषणों से विशेष्य की मात्रा या परिणाम नाप तौल का बोध होता है, उन्हें परिणाम बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 गज मलमल, 2 मीटर कपड़ा, निश्चित 2 किलो आटा। परिणामवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। इसमें 2 भेद होते हैं, देखिएगा कौन कौन सा। एक होता है निश्चित परिणामवाचक विशेषण, जिसमें आपको दिया रहेगा 1 2 3 4 5 6। एक होता है अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण, जिसमें दिया रहेगा थोड़ा, बहुत, काफ़ी, कुछ, ठीक है। इसमें निश्चित नहीं है। जैसे थोड़ा, थोड़ा में कितना हो सकता है? बहुत, बहुत में कितना हो सकता है? काफ़ी, कुछ। तो इसमें क्या है कि अनिश्चित है, ठीक है। और निश्चित में क्या है कि कंफर्म है, 1 किलो, 1 मीटर, 1 पाउंड, 2 किलो, 2 मीटर, 2 गज। तो ऐसे करके तो निश्चित और अनिश्चित याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 3rd, देखिएगा। समास का विलोम है। समास का विलोम है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि समस्या, बी कह रहा है समसिक, सी कह रहा है व्यास, और डी कह रहा है साहसिक। अगर हम बात करते हैं समास का विलोम होगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा? व्यास। क्या हो जाएगा? व्यास इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा, ठीक है। देखिए दिए गए विकल्पों में समास का विलोम व्यास होगा, जबकि समस्या का विलोम समाधान होगा, और साहसिक का विलोम डरपोक हो जाएगा, ठीक है। समस्या क्या क्या हो जाएगा? समाधान हो जाएगा, और साहसिक का क्या हो जाएगा? तो डरपोक हो जाएगा। लेकिन व्यास का विलोम क्या हो जाएगा? तो व्यास का विलोम हो जाएगा समास, ठीक है। आपको यहाँ देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश पात्रता शिक्षक पात्रता परीक्षा 1 से 5 21 हिंदी पुनर्परीक्षा 23 जनवरी 2022 में कंडक्ट कराया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा कि सूत्र, ठीक है, का तत्सम रूप क्या है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि सूना, बी कह रहा है कि सत्र, सी कह रहा है शून्य, और डी कह रहा है कि शून्य। अगर सूत्र का अगर हम बात करते हैं, देखिए एक चीज़ याद रखिएगा कि सूत्र की अगर हम बात करते हैं ये, ठीक है, सूत्र, तो ये होता है फार्मूला। क्या होता है? फार्मूला। ये जो सूत्र होता है इसका तत्सम रूप पूछ रहा है, ठीक है। एक होता है तद्भव, एक होता है तत्सम। ऑप्शन की अगर हम बात करें, देखिए तत्सम रूप वो होते हैं जो संस्कृत के लिए गए हैं और हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं, उसे हम तत्सम रूप कहते हैं। मतलब वो संस्कृत भाषा के तो लिए गए हैं लेकिन हिंदी में वैसे ही प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। और एक होता है तद्भव, जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं
लेकिन वो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उनका रूप बदल जाता है, तो उसे हम तद्भव कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, शून्य हो जाएगा। सूत्र का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। चलिए देखिए, दिए गए विकल्पों में शून्य का तत्सम रूप शून्य होता है। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं उसे तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे क्षेत्र हो गया, ग्राम हो गया, कर्ण हो गया, आश्चर्य हो गया, तो ये शब्द कैसे हैं? तो ये तत्सम शब्द हैं। ठीक है, अगर यही इसी को अगर तद्भव में देखेंगे तो क्षेत्र को क्या बोलेंगे आप बताइए? ठीक है, ग्राम को क्या बोलेंगे, कर्ण को क्या बोलेंगे और आश्चर्य को क्या बोलेंगे? ठीक है, तो उम्मीद है कि आप बताएंगे। जैसे क्षेत्र, क्षेत्र का हो जाएगा भाग, ग्राम, ग्राम का हो जाएगा गांव, कर्ण का आप बताइए, आश्चर्य का आप बताइएगा। ठीक है, आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, आँख की किरकिरी होने का अर्थ है। आँख का किरकिरी होना, ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि कष्टदायक होना, बी कह रहा है कि धोखा देना, सी कह रहा है अप्रिय लगना और डी कह रहा है कि बहुत प्रिय लगना। आँख का किरकिरी होना, आँख का किरकिरी होने का तात्पर्य ये है कि अप्रिय लगना। क्या होता है? अप्रिय लगना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट ऑप्शन, अप्रिय लगना। ठीक है, देखिए, आँख का किरकिरी होने का अर्थ है अप्रिय लगना, इज द राइट ऑप्शन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिएगा, बोला गया है कि प्रश्न संख्या 6 से 10 दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के विकल्प छांटिए। तो आइए हम लोग गद्यांश को पढ़ते हैं और उसके बाद इसमें जो भी आएंगे क्वेश्चन उसको हम लोग देखेंगे। तो बहुत ही ध्यान से एकाग्र होके जो कि गद्यांश को पढ़िएगा और उसके बाद उसको हल करिएगा। बहुत ही प्यारा गद्यांश होता है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे अच्छे देखने को आपको मिलेंगे। तो चलिए, जैसे दिया है कि आदिम आर्य घुमक्कड़ थे, यहाँ से वहाँ घूमते रहते थे, घूमते भटकते वे भारत पहुँचे थे। यदि घुमक्कड़ी का बाना होना न धारण किया होता तो वे एक ही स्थान पर रहते। आज तो भारत में अनेक वंशज न होते। गौतम बुद्ध घुमक्कड़ थे, भगवान महावीर घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु के कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान में रहना बुद्ध के वश में नहीं था। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बौद्धित्व प्राप्त किया। 35 वर्ष से 80 वर्ष की आयु तक जब उनकी मृत्यु हुई, 45 वर्ष तक वे निरंतर घूमते रहे, अपने आप को समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाए रहे। अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था, चरक भिक्षवे, चारक हे भिक्षु, घुमक्कड़ी करो। यद्यपि बुद्ध कभी भारत से बाहर नहीं गए, किंतु उनके शिष्यों ने उनके वचनों को सिर आंखों पर लिया और पूर्व में जापान, उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम में मकदूनिया और दक्षिण में बाली द्वीप तक धावा मारा। महावीर, श्रवण महावीर के स्वच्छंद विचार के लिए अपने वस्त्रों तक को त्याग दिया। दिशाओं को उन्होंने अपना अंबर बना लिया। वैशाली में जन्म लिया, पावा में शरीर त्यागा। जीवन पर्यंत घूमते रहे, मानव के कल्याण के लिए, मानव के राह प्रदर्शन के लिए। शंकराचार्य 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर कभी केरल, कभी मिथिला तो कभी कश्मीर और कभी बद्रिका आश्रम घूमते रहे। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को अपना कर्म क्षेत्र समझा। संस्कृति एकता के लिए, समन्वय के लिए, श्रुति की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका। तो हम लोगों ने इस गद्यांश को पढ़ा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन देने के लिए। 6 से 10 क्वेश्चन इसमें आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 क्वेश्चन, तो लगभग इसमें हम लोगों को 4 क्वेश्चन करने होते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है, हमें बताना है। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि अड़ है, बी कह रहा है कि ड़ है, सी कह रहा है अंग है और डी कह रहा है घुमक्कड़ है और डी कह रहा है कि कड़ है।
अगर हम बात करते हैं कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा, घुमक्कड़। क्या हो जाएगा, घुमक्कड़। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं। घुमक्कड़ शब्द में अक्कड़ प्रत्यय है। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रत्यय क्या होता है, तो आप बताइएगा कि प्रत्यय वे शब्द होते हैं या वो शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पीछे लगकर उसके वाक्यांश को या अर्थ को बदल देते हैं। कहने का तात्पर्य है जैसे शून्य। शून्य अपने आप में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जिसके भी साथ खड़ा होता है उसकी वैल्यू बढ़ा देता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कुशीनगर, बी कह रहा है वैशाली, सी कह रहा है पावापुरी, डी कह रहा है पारसौली। अगर हम बात करते हैं महावीर स्वामी, तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था वैशाली में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 है कि स्वच्छंद में कौन सी संधि है। ठीक है, क्या है, स्वच्छंद। स्वच्छंद में कौन सी संधि है हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि गुण संधि है, बी कह रहा है कि दीर्घ संधि है, सी कह रहा है कि विसर्ग संधि है और डी कह रहा है कि व्यंजन संधि है। अगर स्वच्छंद की बात करते हैं तो व्यंजन संधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। महावीर स्वामी स्वच्छंद में कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि है। आइए संधि के बारे में भी कुछ देखते हैं। स्वच्छंद में व्यंजन संधि है। छ से पहले ठीक स्वर हो तो छ के स्थान पर आधा च और छ हो जाता है। जैसे स्वर प्लस छंद तो क्या हो जाएगा, छछंद हो जाएगा। ओ प्लस छ क्या हो जाएगा, तो आधा च में परिवर्तित हो जाएगा। अब देखते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि देखिएगा, किसी वर्ग के पहले वर्ण आधा च, आधा को, च, ट, त, प का मेल किसी वर्ण के तीसरे अथवा चौथे वर्ण य, र, ल, व, ह या किसी स्वर से हो तो क का ग, च का झ, ठ का ड़ और प का ब हो जाता है। जैसे दिग्गज। दिग्गज की अगर बात करते हैं तो द पर छोटी ई की मात्रा और आधा क प्लस ग और ग, तो ये हो जाएगा दिग्गज, तो आधा ग बन जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से आप आगे देखेंगे अनंत। ठीक है, तो यहां आप देखिएगा अच, क्या है, अच दिया है प्लस अंत दिया है, तो च और प्लस अ मिलकर क्या हो जाएगा, आधा ज हो जाएगा। ठीक है। अब्ज दिया है तो अप धन ज बराबर प धन ज, तो आधा ब हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से संधि आप करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी। हमें बताना है कि उनकी अवस्था कितनी थी। क्वेश्चन नंबर 9। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 35 वर्ष, बी कह रहा है कि ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 45 वर्ष, बी कह रहा है 35 वर्ष, सी कह रहा है कि 12 वर्ष और डी कह रहा है कि 80 वर्ष। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 35 वर्ष की अवस्था में कितना, जब उनको बुद्धत्व प्राप्त हुआ या जब उन्हें ज्ञान हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो उनकी आयु 35 वर्ष की थी। ओके, देखिएगा महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तो उनकी वर्ष 35 वर्ष थी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, श्रुति धर्म, श्रुत धर्म की क्या अर्थ है हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है मुस्लिम धर्म है, बी कह रहा है बौद्ध धर्म है, सी कह रहा है जैन धर्म है और डी कह रहा है कि वैदिक धर्म है। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, तो श्रुति धर्म की अगर बात करते हैं तो वैदिक धर्म है। कैसा धर्म है, वैदिक धर्म है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, वैदिक धर्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए दिया है कि उपरोक्त गद्यांश के आधार पर श्रुति धर्म का अर्थ वैदिक धर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, अकाल का पर्यायवाची है। अकाल का पर्यायवाची ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि अंधियारा, बी कह रहा है अक्षत, सी कह रहा है दुर्भिक्ष
सी कह रहा है अपरिहार्य। अगर हम बात करते हैं किसका, अकाल का, कि अकाल जो है यह अकाल का परिवाची क्या हो जाएगा, तो दुर्भिक्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दुर्भिक्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये सारी जो चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, इसको आप ज़रूर देखते हुए चलिएगा, क्योंकि ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम गलत करके चले आते हैं। देखिएगा, बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि दिए गए विकल्पों में अकाल का परिवाची शब्द दुर्भिक्ष है। इसके अन्य परिवाची की अगर बात करते हैं तो भूखमरी हो जाएगा, सूखा हो जाएगा, दुष्काल हो जाएगा, कुकाल हो जाएगा, अभाव हो जाएगा इत्यादि इसके परिवाची देखने को मिलते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, अकाल का, तो अकाल का जो ऑप्शन में था वो है दुर्भिक्ष है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा मिश्रित वाक्य है, हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं, ठीक है। बी कह रहा है कि छात्र पढ़ते हैं और अध्यापक उन्हें देखते हैं। सी कह रहा है कि अध्यापक के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं, और डी कह रहा है क्या अध्यापक के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं। अगर हम देखें कि इसमें मिश्रित वाक्य कौन सा है क्वेश्चन नंबर 12 का, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं, तो यहाँ जो है, ठीक है, तो अध्यापक देखते हैं, ठीक है, ये एक वाक्य हो जाएगा, और कि छात्र पढ़ते हैं तो ये दूसरा वाक्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा, जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान वाक्य हों और अन्य आश्रित उपवाक्य हों उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। तो मिश्रित वाक्य की परिभाषा आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। क्या है, एक मुख्य वाक्य हो या प्रधान वाक्य हो, और उसके साथ या तो उपवाक्य हो या फिर आश्रित उपवाक्य हो। तो जब दोनों को मिलाते हैं तो मिश्रित वाक्य होता है। ठीक है, जैसे अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं। रचना के आधार पर अगर हम बात करते हैं, वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला होता है सरल या साधारण, क्या होता है, सरल या साधारण वाक्य। दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, और तीसरा होता है मिश्रित या मिश्रित वाक्य। ठीक है, तो 3 तरीके से वाक्य होते हैं, साधारण, संयुक्त और उसके बाद मिश्रित। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, जिसकी पूर्व में कोई आशा न हो के लिए एक शब्द प्रयोग करें। ठीक है, जिसकी पूर्व में कोई आशा न हो। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि अपरिमेय, बी कह रहा है कि अप्रत्याशित, सी कह रहा है प्रत्याशा, और डी कह रहा है कि अनाहुत। अगर हम बात करते हैं कि जिसकी पूर्व में कोई आशा न हो, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं अप्रत्याशित। क्या कहते हैं, अप्रत्याशित कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, अप्रत्याशित हो जाएगा। ठीक है, जैसे प्रश्नगत शब्दों से संबंधित वाक्यांश इस प्रकार हैं। देखिएगा, अपरिमेय की अगर हम बात करते हैं तो जिसकी माप संभव न हो। ठीक है, अपरिमेय उसको कहते हैं जिसकी माप संभव न हो। अप्रत्याशित, जिसकी पूर्व में कोई आशा न हो। अनाहुत, जो बिना बुलाए आया हो, अनाहुत कहते हैं। प्रत्याशा, जिसकी आशा की गई हो। ठीक है, तो ये एक वाक्यांश के लिए प्रयोग किए जाने वाले कुछ शब्द हैं। ये शब्द को आप जरूर नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 14 है, मुझसे उठा नहीं गया। वाक्य में वाच्य है, पूछ रहा है। ठीक है, वाच्य कौन सा है, कि मुझसे उठा नहीं गया। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि भाववाच्य है, बी कह रहा है कि कर्मवाच्य है, सी कह रहा है कृत्यवाच्य है, और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं है। अगर हम बात करते हैं कि मुझसे उठा नहीं गया, तो ये कैसा वाक्य है, तो भाववाच्य है। कैसा है, भाववाच्य है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मुझसे उठा नहीं गया भाववाच्य हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा। देखिएगा, मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में भाववाच्य है। भाववाच्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। भाववाच्य में कैसा होता है, तो अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, तथा क्रिया का स्वरूप कर्ता या कर्म के अनुसार न होकर भाव के अनुसार होता है। जबकि कृत्यवाच्य में क्रिया कर्ता के लिंग वचन के अनुसार एवं कर्म वाक्य में क्रिया कर्म लिंग वचन के अनुसार होती है। तो इसे भी आप जेहन में रख कर चलिएगा।
आज का ये जो सेशन है इसका हम लोगों का ये लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, टोटल एक सेट में अगर हम देखेंगे तो 30 क्वेश्चन होते हैं। कितने क्वेश्चन होते हैं? 30 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें हम आप लोगों को एक सेट दो भाग में कराएंगे। 15-15 के दो सेट आपको दो सेशन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आज का जो पहला सेशन है उसमें हम लोग एक सेट आज तैयार कर सेट देख लेंगे और दूसरा जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। चलिए, बोला है कि निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद होगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि निह प्लस कपट, बी कह रहा है कि निस प्लस कपट, सी कह रहा है कि निह धन कपट और डी कह रहा है कि निस धन कपट। अब हमें बताना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं तो यह कैसा है, तो यह हो जाएगा निह धन कपट। ठीक है, तो ये जो लास्ट में हलंत है और बिंदी है, ये कैसा हो जाएगा? आधा स्व में परिवर्तित हो, तो निष्कपट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यह कैसी संधि है? तो विसर्ग संधि है। कैसी संधि है? विसर्ग संधि के अंतर्गत आएगा। देखिए, निष्कपट का सही संधि विच्छेद है निधन कपट, इसमें विसर्ग संधि है, जबकि विसर्ग के पहले इकार या उपकार आए और विसर्ग के बाद वर्ण क ख प फ हो या विसर्ग का स हो जाता है। निह धन फल निष्फल हो जाएगा, दुह धन कर दुष्कर हो जाएगा, निह धन कारण निष्कारण हो जाएगा। तो इस तरीके से विसर्ग संधि के कुछ यहाँ पे आपको एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे। तो सेशन काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग 50-50 क्वेश्चन करके चलेंगे। तो 30 का जो होता है 50 क्वेश्चन 15 होता है, ये आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अगले सेशन में हम आपको 50 क्वेश्चन कंप्लीट करा देंगे। तो सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर आप हमें कमेंट करके बताएं और मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।